Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज मिडिल एजेस इन यूरोप. तो स्टार्ट करते हैं अपना मिडिल एजेस इन यूरोप. मिडिल एजेस जो थी यूरोप में, यानी कि जिसको हम अपना वेस्ट कहते हैं, यूरोप में स्टार्ट हुई थी 500 से 1500 CE के दरमियान. ये बेसिकली आपके पास एक ऐसी एज थी, एक ऐसा दौर था जिसमें जागीरदारी निज़ाम, हवेलियाँ और जितने भी जागीरदार लोग होते थे या जो मालकान होते थे वो, और इसके अलावा सिपाही और इसके अलावा किसान, ये तमाम लोग होते थे हमारे पास. और इससे मिलकर ये एक निज़ाम सारे का सारा बना था. जब आपकी 476 CE में आपकी रोमन एम्पायर जो थी वो गिरी थी, तो बेसिकली वहाँ से मिडिल एजेस का स्टार्ट हुआ था. मिडिल एजेस के बारे में अगर हम बात करें तो मिडिल एजेस हमारे पास एक ऐसी एज है जो कि कदीम ज़माना, जिसको हम ज़माना कदीम कहते हैं, यानी कि एंशियंट एजेस, और जो दौरे जदीद है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न टाइम्स, इसके दरमियान हमारे पास एक एज आई थी जिसको नाम दिया गया था बेसिकली मिडिल एज का. आपका जो लास्ट रोमन बादशाह था, ठीक है, जब बेसिकली उसकी सल्तनत के अंदर इत्तेहाद कम हुआ, लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हुई और उसकी जो कह लो कि सल्तनत थी, उसका जो किंगडम था वो छोटे छोटे आप कह लो के हिस्सों में तकसीम होना शुरू किया. तो उसी वक्त जर्मनी से कुछ हमला आवर आए जो कि साउथ से वेस्ट की तरफ आए और उन्होंने उसकी सल्तनत को गिराया, और वहाँ पर बेसिकली हमारी जो मिडिल एजेस थी उसका आगाज़ हुआ. जब ये हमला आवर आ गए तो इन्होंने इस बेसिकली जो सल्तनत थी उसको डिफरेंट सोसाइटीज़ में तकसीम कर दिया. ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे इटली और स्पेन, जब ये दो हिस्सों में तकसीम होता है तो विजिगोट्स जो थे वो स्पेन में चले गए थे और ऑस्ट्रोगोट्स जो थे वो इटली में चले गए थे. इसी तरीके से आपके जो रोम के रहने वाले लोग थे उन्होंने बेसिकली बहुत सारे जो तौर तरीके थे वो अपना लिए थे. रोमन एम्पायर, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि आपकी जो सल्तनत थी रोम की, उसका जो लास्ट एम्परर, यानी कि जो लास्ट उसका बादशाह था आपके पास या शहनशाह था, वो बेसिकली आप उसका जो नाम था उसका नाम था रोमुलस अगस्टस, जिसने बेसिकली ऑडो एसर के सामने जो थे वो घुटने टेक दिए थे. उसके आगे उसने सरेंडर कर दिया था. ऑडो एसर कौन था? ऑडो एसर एक जर्मनी का किंग था, मतलब ये एक जर्मन बादशाह था. अब बेसिकली वजह क्या बनी थी इसकी टूटने की? जब उसने घुटने टेक दिए तो उसकी सल्तनत में अदम इस्तेकाम हो गया था. लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी, आबादी जो थी वो घटनी शुरू हो गई और बहुत से रोमन एम्पायर टूटना शुरू हो गई. जारी बात है, जब रोमन एम्पायर टूटेगी तो अदम इस्तेकाम भी आएगा, आबादी भी टूटेगी, मतलब आबादी भी कम होते जाएंगे, लोग हिजरत करते जाएंगे, जिसकी वजह से आबादी कम हो गई थी. इसी वजह से ये वो वक्त था जबकि रोमन एम्पायर जो थी वो बेसिकली बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स की वजह से रिप्लेस्ड हो गई थी और नक्शे में से गायब हो गई थी. अच्छा, अब जो रोमन कैथोलिक चर्च होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये बड़ी अहमियत के हामिल थे रोमन आपकी जो सल्तनत में थे, और ये मोस्ट पावरफुल जो थे ना आपके पास, कह लें कि उनके मजहबी अकीदे की प्रैक्टिस करने के लिए उनकी ये इबादत गाहें होती थी. ठीक है, और बेसिकली ये ना सिर्फ आपके मजहबी अकीदे की जो थी उनकी प्रैक्टिस करने की इबादत गाहें थी, बल्कि यहाँ पे लोगों को डिफरेंट पॉलिटिक्स, आर्ट और ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए जाते थे. लेकिन जैसे ही आपके पास रोमन सल्तनत जो थी गिरी तो लोगों का ज़्यादातर जो था वो ज़िंदगी गुजारने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए उनका जो दारोमदार हो गया वो अब बेसिकली ज़राअत हो गई. लोगों ने देहातों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और इसी तरीके से जो आर्ट और एजुकेशन थी जो कि आपके चर्च वगैरह में सिखाई जाती थी वो आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते गए. अब जो मेन इवेंट हमारे पास हुए थे वो उसमें सबसे पहले था किंग क्लोविस वन. किंग क्लोविस वन बेसिकली आपके पास 400 CE के अंदर बेसिकली जर्मनिक जो पीपल होते हैं ना, उसके अंदर बेसिकली एक बंदा था जिसको कहा जाता है फ्रैंक्स. बेसिकली एक बंदा था और उसने बेसिकली एक रियासत जो थी खड़ी की थी जिसको आज के दौर का हम फ्रांस कहते हैं. बेसिकली आपके पास क्लोविस वन जो था वो उस फ्रैंक रियासत का
पहला किंग था जिसने फ्रैंकिश के तमाम कबीलों को इकट्ठा किया, उनको यूनाइट किया, उनको मुत्तहिद किया और उनको एक अथॉरिटी यानी कि एक ही उनके ऊपर जो रूलर होता था और वो खुद था उसके पास लेकर आया। क्लोविस किंग 1 के आने से पहले जितने भी आपके फ्रैंकिश कबीले जो थे वो अलग-अलग जो थे वो अपनी अपनी रियासतें कायम करके बैठे हुए थे और अलग-अलग जो थे वो हुकूमत कर रहे थे, जबकि क्लोविस ने सबको इकट्ठा किया और एक ही बेसिकली जो थी वो फिर सल्तनत का उसने क़याम किया। क्लोविस जो था उसको बेसिकली ये माना भी जाता था कि बेसिकली फ्रैंकिश किंगडम के अंदर जो कि फ्रांस और जर्मनी के अंदर जिसको खास तौर पे माना जाता है उसमें क्रिश्चियनिटी को मतलब जो क्रिश्चियन आपके होते हैं, क्रिश्चियन जो मज़हब है, क्रिश्चियनिटी जो है उसको फैलाने में, उसको बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये बेसिकली एक सक्सेसफुल बादशाह था जिसने कई साल हुकूमत की तकरीबन 200 साल हुकूमत की। इस साल मतलब फ्रैंकिश हुकूमत पूरी रही है जो कि उसने और फिर उसके बाद जो उसके अबाओजाद और उसके जो सक्सेसर्स आए हैं उन्होंने मिलकर की है। वो वक्त था जब रोमन एम्पायर करंट यूरोप में तब्दील हो गई थी। देन हमारे पास बेसिकली एक और जहाँ पर जो मेन इवेंट था वो था जस्टिनियन कोड का। जस्टिनियन कोड बेसिकली हमारे पास एक कलेक्शन थी तमाम जो कि लॉज होते हैं उसकी, और जितनी भी आपकी बेजेंटाइन एम्पायर के अंदर जितनी भी लीगल इंटरप्रेशंस होती हैं उसकी। बेजेंटाइन एम्पायर के अंदर बेजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन 1 एक हमारे पास एक ऐसा बंदा था जिसने 527 से लेकर 565 CE तक हुकूमत की है। वो चाहता था कि रोम के अंदर जितने भी लॉ जितनी भी लीगल इंटरप्रिटेशंस हैं उसको वो प्रिजर्व कर ले, इसीलिए उसने तो बेसिकली जस्टिनियन आपके पास जो 1 किंग था उसने क्या किया, उसने कहा कि इसी तरीके से अब जो रोम है इसकी जो बेजेंटाइन एम्पायर है इसके जितने भी लॉज और जितने भी आप कह लें कि लीगल इंटरप्रेशंस है वो कहीं ना कहीं लिखी होनी और महफूज होनी चाहिए। तो उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया जिसको नाम दिया जाता है कि बेसिकली ये आपका जस्टिनियन कोड है। इसके बाद हमारे पास जो एक मेन इवेंट था वो हमारे पास बेजेंटाइन एम्पायर थी। बेजेंटाइन एम्पायर जिसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, ये बेसिकली एक ऐसी एम्पायर थी जो कि मिडिल एज में रोम के अंदर रोमन एम्पायर थी। ये वो वाली रोमन एम्पायर थी जो कि बच गई थी रोमन एम्पायर थोड़ी सी, उसमें से ये एक थी जिसने मिडिल एज में सर्वाइव किया था। इसका जो कैपिटल था, जो इसका दायरे हुकूमत था वो हमारे पास कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसको आज के दौर का हम इस्तांबुल कहते हैं, जहां पर हमारे पास ये टर्की है। यहाँ की जो सबसे अहम ज़ुबान थी वो आपके पास थी ग्रीक, और ये बेसिकली साउथ ईस्टर्न यूरोप से इसका बेसिकली ओरिजिन हुआ था, और इसके जो पार्ट्स थे वो इटली और स्पेन में थे। देन हमारे पास जो मेन इवेंट जो कि आपकी मिडिल एजेस के अंदर हुआ था वो था प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन आपके पास एक पेंडेमिक था जो 541 CE से लेकर 542 CE तक रहता। पेंडेमिक जैसे कि पीछे कोविड हमारे पास एक पेंडेमिक आया था, हम सबको याद है कोविड क्या हुआ था। शुरू चाइना से हुआ था और आते आते पाकिस्तान और फिर उसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया था। इसी तरीके से प्लेग ऑफ जस्टिनियन भी एक पेंडेमिक आया था। ये पेंडेमिक भी इसका ओरिजिन भी या तो इंडिया या तो चाइना वाले रीजन से ही हुआ था, और फिर ट्रेड रूट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता हुआ इसे लोग आते गए, नकलो हमल लोग करते हैं, फिरते हैं, ट्रेड्स होती हैं, आते जाते हैं। इजिप्ट आया और इजिप्ट से फिर ये टर्की की साइड पे आया। एक बेसिकली कह लें कि एस्टिमेशन के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक इसमें 330 to 40 मिलियन पीपल जो थे वो पूरी दुनिया में जो थे वो बेचारे मर गए थे। कुछ लोग कहते हैं 30 to 40 मिलियन, कुछ लोग कहते हैं 30 to 50 मिलियन लोग, और ये तकरीबन हर 12 साल बाद रिपीट होता था, और ये प्रोसेस 770 CE तक चलता गया था। ठीक है, अब ये था क्या, इसके बारे में अगर बात करें, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये बेसिकली आपकी नेक और आपकी आर्मपिट में ये स्वेलिंग कर दी जाती थी, बुखार चढ़ता था, ठंड वगैरह लगती थी, और फिर बंदा कोमा में जाता था और उसके बाद वो बंदा
جو تھا وہ مر جاتا تھا۔ اب ایک اور ایونٹ جو کہ آپ کا کہہ لیں کہ بہت زیادہ یہاں پر آیا تھا وہ آپ کے پاس تھا وائکنگز اٹیکڈ یورپ۔ وائکنگز کون تھے؟ یہ بیسکلی وہ والے لوگ تھے جو کہ مڈل ایجز کے دوران نارتھرن یورپ کے اندر رہتے تھے۔ انہوں نے یورپ کے اوپر اٹیک کیا تھا، یہ ایک مین ایونٹ تھا۔ اب یہ بیسکلی اوریجنلی کہاں سے سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے؟ یہ وہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے تھے جس کو آج کے دور کا ڈنمارک، سویڈن اور ناروے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مڈل ایجز میں یورپ کے نارتھرن یورپ میں ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کیا ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی جو ہوتی ہیں وہ شپس ہوتی تھیں، اس کے اندر ان کے ویریئرز ہوتے تھے جو کہ ولیجز کے اندر رہتے تھے، اور آپ کی بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ ایون انہوں نے بہت سارا آئی لینڈ اور خاص کر کے گریٹ برٹن کو بھی آکیوپائڈ کر لیا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔